स्वागत साथियों। यूपीजीडीसी हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम में शामिल महत्वपूर्ण पारिभाषिक शब्दों के विषय में आज हम देखेंगे कि सबसे पहले देखेंगे कि इस पाठ्यक्रम में शामिल है एक कल्पना नाम का शब्द जो पारिभाषिक शब्दावली के अंतर्गत आता है। अब इस शब्द का हिंदी साहित्य और आलोचना में क्या प्रयोग है, इसके विषय में क्या प्रश्न संभावित है परीक्षाओं में, वो देखते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि कल्पना शब्द का जो अंग्रेजी पर्याय है वो क्या है। तो ध्यान रखेंगे, कल्पना शब्द का जो अंग्रेजी पर्याय वो इमेजिनेशन है। आप सभी जानते हैं हिंदी साहित्य कोश के अनुसार, हिंदी साहित्य कोश के अनुसार कल्पना के विषय में क्या कहा जाता है, लिखा गया है कि पूर्व अनुभूतियों की पुनर्योजना से अपूर्व की अनुभूति उत्पन्न करने की क्रिया या शक्ति को कल्पना कहते हैं। तो ये कल्पना करती क्या है? पहले की जो अनुभूतियां हमारे मस्तिष्क में, हमारे हृदय में व्याप्त हैं, उन सभी की पुनर्योजना करके एक अपूर्व जो शक्ति है, अपूर्व अनुभूति है, उसे उत्पन्न करती है कल्पना। यानी ऐसी पहले कभी न उत्पन्न हुई हो वैसी अनुभूति उत्पन्न करती है। वर्तमान का अवगाहन करने वाला प्रत्यक्ष कहलाता है। अतीत का अवगाहन करने वाली जो शक्ति होती है वो क्या कहलाती है? स्मृति कहलाती है। और अनागत यानी भविष्य का अवगाहन करने वाली शक्ति क्या कहलाती है? कल्पना कहलाती है। तो भविष्य में क्या और कैसा होगा वो अनागत है, इसलिए ये जो संभावना होती है वो कल्पना के माध्यम से ही, कल्पित ढंग से उसकी योजना की जाती है। तो कल्पना की ये शक्ति है। हिंदी साहित्य कोश जो कि धीरेन्द्र वर्मा जी ने संपादित की है, उसमें ये बात लिखी हुई है। साथियों, ऐसे जितने भी शब्द, पारिभाषिक शब्द लगे हुए हैं, उन सभी का हम अध्ययन अपनी इस क्लास में करेंगे। और आजकल डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की हमारी ये बैच चल रही है। आप सभी हमारे नंबर पर संपर्क करके इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा की स्पेशल बैच आज से यानी 10 मार्च से शुरू हो गई है, और हम लगातार लाइव और रिकॉर्डेड क्लास के माध्यम से पूरे पाठ्यक्रम को तेजी से रिवाइज करेंगे और परीक्षाओं तक पूरे पाठ्यक्रम को कंप्लीट करने का पूरा ध्येय लेकर के ये बैच चल रही है। आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखते हैं कि कल्पना के विषय में और क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। आप सभी जानते हैं कि कॉलरिज का कल्पना सिद्धांत बहुत प्रसिद्ध है। तो कल्पना सिद्धांत किसका है? कॉलरिज का है। इसमें उन्होंने कल्पना के दो भेद बताए हैं। ध्यान रखेंगे, कितने भेद बताए हैं? दो भेद। कौन कौन से? प्राथमिक कल्पना और गौण कल्पना। ध्यान रखना है, प्राइमरी इमेजिनेशन एंड सेकेंडरी इमेजिनेशन। गौण कल्पना, गौण कल्पना और प्राथमिक कल्पना में क्या अंतर है ये ध्यान देना होगा, जिससे आप कॉलरिज के कल्पना सिद्धांत को भी आसानी से समझ पाएंगे। दरअसल उन्होंने कहा कि प्राथमिक कल्पना ईश्वरीय कल्पना है। ये राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में पूछा भी गया था कि कॉलरिज के अनुसार प्राथमिक कल्पना को क्या कहा गया है, तो ईश्वरीय कल्पना कहा गया है। इसलिए उन्होंने कहा कि प्रत्येक मनुष्य जब पैदा होता है धरती पर, तो उसके पास जन्मजात एक ऐसी कल्पना होती है जिससे वह सोचने, समझने, विचार करने, विचरण करने आदि के काम यानी सामान्य जीवन के कामकाज जो प्रयुक्त करता है वो प्राइमरी इमेजिनेशन के माध्यम से। और जो सेकेंडरी इमेजिनेशन है उसे उन्होंने बताया कि सेकेंडरी इमेजिनेशन, गौण कल्पना, उन लोगों में होती है जो कलाकार होते हैं, जो चिंतक होते हैं, जो किसी स्किल्ड काम में लगे हुए होते हैं, उनके पास तर्क शक्ति, उनके पास कलाकारी। तो ये जो सेकेंडरी इमेजिनेशन होती है वो ऐसे लोगों में पाई जाती है, वैज्ञानिकों में पाई जाती है। तो उसमें तर्क शक्ति, ज्ञान की क्षमता वो अलग से होती है। तो जो अलग से ये है वो गौण कल्पना है, और ये बहुत ही प्रतिष्ठित इन सारे कर्म में लगे हुए लोगों के पास होती है। तो इसे देखना है हमें। ये ईश्वरीय कल्पना न होके ये तर्क के माध्यम से अर्जित की हुई ये कल्पना होती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जोसेफ एडिशन, नाम ध्यान रखेंगे, जोसेफ एडिसन की प्लेजर्स ऑफ इमेजिनेशन, इसका कल्पना का आनंद नाम से हिंदी में अनुवाद किया। तो ध्यान रखना है आपको, यहाँ से कल्पना के विषय में हम पढ़ रहे हैं तो उससे जुड़े हुए कई सारे तथ्य पूछे जा सकते हैं कि कल्पना का आनंद नाम से अनुवाद किसने किया है, अनुदित रचना किसकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। और उन्होंने किस रचना का हिंदी अनुवाद किया है? तो प्लेजर्स ऑफ इमेजिनेशन, जो कि जोसेफ एडिसन की रचना है, उसी का कल्पना के का आनंद नाम से अनुवाद किया है। कल्पना का अर्थ बिंब विधायिनी शक्ति से है।
यानी कल्पना क्या कर रही है, जब हम बिंबों के विषय में पढ़ेंगे तब भी देखेंगे कि बिंबों का विधान यानी शब्दों के माध्यम से भाषा में इमेज क्रिएट करना, वो बिंब का विधान करना। लेकिन ये भी कौन कर सकता है, बिना कल्पना की शक्ति के यह भी संभव नहीं है। तो एक तरह से कल्पना का अर्थ मान लिया गया है कि बिंब विधायिनी शक्ति है, जो इमेज का क्रिएशन कर सके मस्तिष्क में शब्दों के माध्यम से, भाषा के माध्यम से। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कल्पना के दो विभाग किए हैं, ये भी ध्यान रखना है। उन्होंने कहा कि एक विधायिका कल्पना होती है और एक ग्राहिका कल्पना होती है। यानी एक कल्पना जो विधान करती है और एक कल्पना जो एक्सेप्टेंस को क्रिएट करती है, आप किसी चीज को कल्पना के माध्यम से ही ग्रहण करते हैं। तो विधायिका और ग्राहिका दो विभाग किए उन्होंने कल्पना के। एक कथन है नंद दुलारे वाजपेयी जी का, बहुत महत्वपूर्ण से ध्यान रखेंगे। कल्पना ही काव्य या साहित्य का एकमात्र नियामक तत्व है। यह कथन किसका है? आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का। वे कह रहे हैं कि कल्पना ही काव्य या साहित्य का एकमात्र कंट्रोलर है, उसको नियंत्रित करने वाला, उसे परिचालित करने वाला, उसे एक परिमार्जित रूप देने वाला, सही दिशा देने वाला कौन है? कल्पना ही है, जो काव्य और साहित्य का नियमन करती है, उसे उत्कृष्टता भी प्रदान करती है। तो ये जो कथन है ये आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी का है। तो साथियों, यूपी जीडीसी की जो परीक्षा होने वाली है उसके विषय में हम लगातार प्रतिदिन 31 मई तक जो परीक्षा की तारीख है उससे पहले हम पूरे पाठ्यक्रम को कंप्लीट करने का पूरा प्रयास करेंगे, जिसमें लाइव और रिकॉर्डेड क्लास भी होगी, साप्ताहिक टेस्ट सीरीज रविवार स्पेशल के नाम से हम करेंगे और पूरे पाठ्यक्रम को व्यवस्थित ढंग से अपने एक स्ट्रेटजी के माध्यम से उसे पूरी तरह से पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो इस बैच से जुड़ने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और जल्द से जल्द जुड़ेंगे तो आप सभी के लिए बेहतर होगा, क्योंकि लगातार हम पूरे पाठ्यक्रम पर और प्रामाणिक पुस्तकों के माध्यम से अध्ययन करेंगे। फिर मिलते हैं एक नई क्लास में, यूपीजीडीसी के पाठ्यक्रम पे आधारित क्लास होगी। नमस्कार, शुभकामनाएं।